में हम लोग स्पर्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज ये डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में बना हुआ है। आप जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो हम आपको दिखलाए थे कि स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है हेड जिसमें न्यूक्लियस होता है, सेकंड है नेक जिसमें सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो हेड की तरफ से होता है, दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल जो मिडिल पीस की तरफ से होता है। ये थर्ड पार्ट मिडिल पीस दिखलाया गया है और लास्ट पार्ट फ्लैजेलम या टेल दिखलाया गया है। ध्यान से देखना है इसके हेड में आप देखिए जो न्यूक्लियस है उसके ठीक ऊपर में एक्रोसोम है और एक्रोसोम में लिखा हुआ है कि एक्रोसोम मॉडिफाइड गोल्जी है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज एक्रोसोम, आंसर इज मॉडिफाइड गोल्जी। इस एक्रोसोम में एंजाइम्स होंगे और इस एंजाइम को आप कहेंगे स्पर्मलाइजिंग, जिसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे कि स्पर्मलाइजिंग जो है फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा, एग के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बाहर से मेम्ब्रेन है, स्पर्मेटोजोआ जो आप देख रहे हैं, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जो आप देख रहे हैं, ये एक सेल है, सिंगल सेल है। इसलिए यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन दिखलाया गया है कि बाहर से एक मेम्ब्रेन है जो इसको कवर किया है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं यहाँ स्पाइरली अरेंज्ड है। स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, स्पाइरली अरेंज्ड। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण इस मिडिल पीस को आप कहेंगे पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोआ या पावर हाउस ऑफ स्पर्म। हेड और मिडिल पीस के बीच में सेंट्रियोल दिखलाया गया है, जिसमें से डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है जो 9+2 अरेंजमेंट को शो करता है। लेकिन दोनों सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल 9+0 अरेंजमेंट को शो करता है। इसलिए अगर हम इस मिडिल पीस का अगर हम एक सेक्शन काट लें, जैसे कि बीच से एक टुकड़ा अगर हम ऐसे काट लें, टीएस काट लें और टीएस काट करके अगर हम बाहर करें तो हमको 9+0 अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देख लीजिए वो नेक में है। एक्सियल फिलामेंट में क्या है 9+2 अरेंजमेंट। तो यहाँ तो एक्सियल फिलामेंट पास किया है। एक्सियल फिलामेंट केवल कहाँ नहीं है, एक्सियल फिलामेंट केवल कहाँ नहीं है, एंड पीस में नहीं है, नेट है, नो कवर और नो एक्सियल फिलामेंट। इसमें कोई एक्सियल फिलामेंट का पार्ट नहीं है। लेकिन मिडिल पीस का सेक्शन अगर हम काटेंगे तो हमको सेंटर पर एक्सियल फिलामेंट मिलेगा और दोनों तरफ से स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा। तो ये शो करेगा 9+2 अरेंजमेंट को और ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो 9+2 अरेंजमेंट और माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा। अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन टीएस काट लेते हैं मिडिल पीस का, इस फ्लैजेलम में या इस मेम्ब्रेन में जो यहाँ दिखलाया गया है, इस मेम्ब्रेन में या फ्लैजेलम के मेम्ब्रेन में बाहर से एक चैनल होता है जिसको कहते हैं हम लोग गैप स्पर्म चैनल, जो कैल्शियम चैनल कहलाता है। जैसे ही इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, इस हेड के मेम्ब्रेन के टिप पर आप देख रहे हैं, हेड का जो टिप है जहाँ एक्रोसोम ऊपर से कवर्ड है, यहाँ पर डिकैपेसिटेशन फैक्टर होता है। ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही डिकैपेसिटेशन फैक्टर रिमूव होगा, स्पर्म में कैपेसिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैट स्पर्म के बारे में पूछा जाता है कि कैट स्पर्म कहाँ मिलेगा, तो आंसर है कैट स्पर्म मेम्ब्रेन में मिलेगा, जो एक स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का मेम्ब्रेन है। लेकिन मेजर साइड ज्यादा जो कैट स्पर्म, ऐसे 4 प्रकार के कैट स्पर्म होते हैं, जिसमें से कैट स्पर्म 2 जो होता है वो फ्लैजेलम में होता है और 1 जो होता है वो इसके मेन हेड और मिडिल पीस वाले रीजन में आपको मिलेंगे। तो ये याद रखना है कि कैट स्पर्म 4 प्रकार के होते हैं। तो कैट स्पर्म मेन रूप से फ्लैजेलम में होता है और फ्लैजेलम और टेल के द्वारा स्पर्म में मूवमेंट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे व्हीप लाइक मूवमेंट, चाबुक के जैसा मूवमेंट होगा स्पर्म का। अगर हम इस टेल को कट कर दें, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टेल, जैसे कि रिंग सेंट्रियोल के बाद से टेल निकला हुआ है, अगर हम प्रॉक्सिमल एंड को यहाँ से अगर हम कट कर दें तो अब मूवमेंट नहीं होगा, स्पर्म में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको रहने दें
इसको हम रहने दें। और अगर हम डिस्टल वाले पोर्शन को अगर हम कट करें, यहाँ अगर कट करें या यहाँ अगर कट करें, तो ये डिस्टल पोर्शन है हेड का, तो अब स्पर्म में मूवमेंट कुछ न कुछ होगा, पहले से कम होगा, लेकिन 100 जितना पीछे से टेल को कट करेंगे उतना ज्यादा स्पर्म में मूवमेंट देखने को मिलता है या मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में स्पर्म के बारे में जानकारी ले लें, स्पर्म के बारे में बात करें। फर्स्ट है sperm was discovered by, sperm was discovered by, तो आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक, लीवेनहॉक आंसर हो जाएगा। सेकंड है साइज ऑफ स्पर्म, आई मीन ह्यूमन स्पर्म की बात हो रही है, आंसर है अप्रॉक्स 65 माइक्रोमीटर। शेप ऑफ हेड, स्पर्म का हेड जो होगा वो ओवल शेप्ड होगा। मूवमेंट, स्पर्म में कितना मूवमेंट या स्पीड होगा, स्पीड चलिए देखते हैं पहले स्पीड को। स्पीड ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इन अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पीड अगर देखेंगे तो हम लोग इसको 1 to 5 mm, 1 to 5 mm पर मिनट के हिसाब से मेजर करेंगे। अब आपके चॉइस में एवरेज की अगर हो, 20 का वैल्यू हो, 3 हो, 4 हो, वो भी आंसर हो सकता है। 5 पर हम मार्क कर रहे हैं अभी तक का, क्योंकि 5 को ही आपको मार्क करना है। स्पीड जनरली 5 पर पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो। साइज आपको पूछेगा तो 65 के लगभग में आप आंसर कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म कैसा मूवमेंट करेगा, तो आंसर है व्हीप लाइक, चाबुक के जैसा मूवमेंट शो करेगा। लाइफ स्पैन हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। लाइफ स्पैन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, लाइफ स्पैन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, क्या आंसर होगा? लाइफ स्पैन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट आंसर है, आपको बताए थे हम 48 to 72 आवर्स के लगभग, 2 से 3 दिन स्पर्म का लाइफ देखने को मिलता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, ये समझना है। और क्या स्पर्म के बारे में पूछा जा सकता है, तो देखिए क्या पूछा जा सकता है। टोटल टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, लगभग एक बार हम आपको बता चुके हैं, अप्रॉक्स टोटल टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें भी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं इसको 64 डेज, और अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो लिखा हुआ है 74 डेज। तो अलग अलग होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। हम आपको 62 डेज बताए हुए हैं, तो आप लगभग आंसर कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमको अप्रॉक्स आंसर करना हो तो 60 से 74 डेज के बीच में कोई भी चॉइस होगा तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि बुक में जो लिखा हुआ एग्जैक्ट वही आंसर देगा। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आएंगे नहीं, क्योंकि जानते ही हैं कि अलग अलग ह्यूमन बीइंग में अलग अलग होगा। ऐसे कंडीशन में
ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, अगर आएंगे तो इसी में से कोई एक आपका आंसर करेक्ट होगा। देखिए हम आपको बताए थे स्पर्मेटिड बनने तक का जो टाइम होता है, स्पर्मेटिड बनने तक का जो टाइम होता है वो आप 60-62 डेज हम आपको बताए हुए हैं। तो ये आप स्पर्मेटिड तक के लिए आंसर करेंगे और स्पर्मेटिड बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली कहलाता है। लेकिन कभी-कभी लोग स्पर्म तक को काउंट कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। अगर हम स्पर्म बनने तक की बात करेंगे तो हम आपको 70-72 डेज के लगभग बताए थे, इसलिए हम यहाँ पर 74 लिखे हैं, ये आंसर हो सकता है। न्यूक्लियस, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, अब जरा इसको देखिए, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म को अगर हम देखेंगे तो ये इसमें आपका क्रोमोसोम अगर मिलेगा न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम यहाँ क्या होगा, तो आपको तो याद है कि स्पर्म हैप्लॉइड होता है और n = 23 होता है। इसको हम क्रोमोसोम के आधार पर क्या लिखेंगे, तो आप क्रोमोसोम के आधार पर इसको या तो आप A+X लिखिएगा या आप इसको A+Y लिखिएगा, जिसमें से A जो है ये तो 22 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा और X 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार अगर हम 22+1 अगर लिखें, 22+1 तो ये 23 हो जाएगा, इसमें भी 22+1 तो ये 23 हो जाएगा। तो याद रखना है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक मेल में क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो आप लिखते हैं 2A+X1, इसलिए जब इसको हाफ करेंगे आप, ये 2n हुआ, 2n = 46, इसको हाफ करेंगे तो एक बार A+X होगा और एक बार A+Y होगा, इसलिए आपको ऐसा दिखलाया गया है न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म में। इस पर भी सवाल आ सकता है कि एक स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे या क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पर्म का क्या हो सकता है, इसको आपको समझना है क्वेश्चन के लिए। आपको पहले से पता है कि हम लोग सीमेन को कहां रखते हैं, तो आंसर है सीमेन बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पर सीमेन को स्टोर करके रखा जाता है। अब हम लोग के लिए जो टॉपिक है वो सीमेन होगा। सीमेन इक्वल टू होता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ प्लस दूसरा क्या होगा, तो फ्लूइड पार्ट होगा। फ्लूइड पार्ट क्या कहलाएगा, तो स्पर्म प्लस प्लाज्मा, आई मीन फ्लूइड पार्ट, स्पर्मेटिक फ्लूइड, तो चलिए देखते हैं स्पर्मेटिक फ्लूइड। ये जो स्पर्म है ये टेस्टिस से आएगा, टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। स्पर्मेटिक फ्लूइड कहां से आएगा, तो आंसर है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड से आएगा। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, और एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में हम आपको 3 बताए हुए हैं। इसमें बताए हुए हैं सेमिनल वेसिकल होगा, प्रोस्टेट होगा, प्लस कॉर्पस ग्लैंड होगा। तो याद है इसके अलावा एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के अलावा क्या होगा, तो वास डिफरेंस होगा। वास डिफरेंस के अलावा एपिडिडाइमिस हो सकता है और एजाकुलेटरी डक्ट होगा। अगर हम यूरेथ्रा को शामिल कर दें तो वो भी इसमें आ सकता है। इसमें से मेन जो होगा वो वास डिफरेंस होगा, और इस तीनों में जो मेन ज्यादा अमाउंट सेक्रीट करेगा वो सेमिनल वेसिकल होगा। हम लोग को एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सीमेन के बारे में और जानकारी लेते हैं। अब देखिए 3 to 4 या 2 to 3 ml या 3 to 4 ml of semen released in each या in a single ejaculation during coitus, और क्वाइटस में भी जब ऑर्गेज्म आता है, जिसको कहते हैं हम लोग सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेज्म के समय में क्वाइटस मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, मेल फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो क्वाइटस कहलाता है। अब ये जब ऑर्गेज्म आता है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के समय में, जानते हैं कि सीमेन रिलीज होता है, और रिलीज को हम लोग कहते हैं इजैकुलेशन, जो आपको पहले भी सुना चुके हैं कि इजैकुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और पेनिस में जो इरेक्शन होता है वो बताए थे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। इजैकुलेशन के समय में कितना स्पर्म बाहर आएगा इस फ्लूइड के साथ कितना स्पर्म बाहर आएगा, तो आंसर है इस फ्लूइड में 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बाहर आता है या स्पर्म बाहर आता है, स्पर्म्स। एक इजैकुलेशन में, इसको कर सकते हैं हम पर इजैकुलेशन, इतना पर इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में एक इजैकुलेशन में कितना क्या आएगा, सीमेन आएगा, और उस सीमेन में इतने सारे स्पर्म्स मौजूद होंगे। इसको हम 200 के बजाय 250 भी लिख सकते हैं, 250 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं। लेकिन एक मेल कब फर्टाइल कहलाएगा, तो इसलिए हम लोग को लिखना होगा फॉर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के लिए स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, कितने स्पर्म को मोटाइल होना चाहिए, और कितने स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। तो देखिएगा लिखा हुआ रहता है, अगर हम इसमें देखें आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, इसमें क्या होगा 60% स्पर्मेटोजोआ should have नॉर्मल शेप एंड साइज। उसका शेप साइज क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, एंड 60% के अलावे 40% ऑफ स्पर्मेटोजोआ must have vigorous motility, बहुत ज्यादा उसमें मोटिलिटी होना चाहिए। अब अगर हम 1 ml में देखेंगे, हम लोग कितने में देख रहे हैं 2 से 3 ml में, अगर हम 1 ml में देखें 1 ml सीमेन, तो 1 ml सीमेन में स्पर्म का काउंट 80 से लेकर के 100 मिलियन हो जाता है। अब किसी मेल में 1 ml सीमेन में सपोज कीजिए कि ये लेस देन 60 मिलियन स्पर्मेटोजोआ अगर आया, एक मेल में इतना ही स्पर्मेटोजोआ अगर आया, तो आप इसको कहेंगे ओलिगोजूस्पर्मिया। आप इसको ओलिगोजूस्पर्मिया बोलेंगे, ओलिगोजूस्पर्मिया हो गया। अब इस कंडीशन में एक मेल इनफर्टाइल हो सकता है, तो अगर हम वर्ड दें इनफर्टिलिटी,
एक वर्ड अगर हम यहां लिखें इनफर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी का मीन्स क्या होगा? तो इनफर्टिलिटी मीन्स होगा कि एक मेल या तो उसमें स्पर्म का काउंट कम हो गया है, लिस्ट नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इनफर्टिलिटी का हम कॉज बता रहे हैं आपको, कॉज क्या कारण है? तो पहला है लिस्ट नंबर ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ हो जाए। दूसरा है लेस या लिस्ट कहिए, लिस्ट मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, लिस्ट मोटिलिटी इन स्पर्मेटोजोआ, लिस्ट मोटिलिटी इन स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। मोटिलिटी अगर घट जाए, नंबर घट जाए, डिफॉर्म्ड हो जाए, डिफॉर्म्ड स्पर्म, नॉर्मल शेप साइज न रहे, तो एक मेल क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल, यानी उसमें स्पर्म पैदा तो हो रहा है लेकिन हो सकता है कि वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उसका शेप साइज सही नहीं है या फिर उसके मोटिलिटी सही नहीं है। ऐसे कंडीशन में वो एक को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, यानी उसके बच्चे नहीं हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको बता चुके हैं हम कि उसके भास डिफरेंस से ही एक मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ लेकर के अगर टेस्ट ट्यूब में एक को फर्टिलाइज किया जाए, जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया जा सकता है इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टाइल मेल कब होगा? ये कॉज हमने आपको दे दिया कि एक मेल कब इनफर्टाइल हो सकता है। देखिए इनफर्टाइल एस्टेराइल से अलग है। एस्टेराइल का मतलब होता है कि या तो स्पर्म बनते ही नहीं है, या अगर बनते हैं तो उसमें एकदम मोटिलिटी नहीं है, यानी एक तरह से कहिए कि स्पर्म अगर एक को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है तो वो इनफर्टिलिटी का केस है, और स्पर्म बनता ही नहीं है तो वो स्टेरिलिटी का केस है। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। पीएच ऑफ सीमेन पूछा जाता है, सीमेन का पीएच कितना होगा? पीएच ऑफ सीमेन, पीएच ऑफ सीमेन अल्कलाइन होगा 7.3 टू 7.5 के आसपास आप इसका पीएच ले सकते हैं। पीएच ऑफ सीमेन, सीमेन इज स्टोर्ड इन या सीमेन इज स्टोर्ड एट, ऐसे बोल सकते हैं, सीमेन इज स्टोर्ड एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर आपको याद है माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस। सीमेन इज स्टोर्ड एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर। लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पर अब जितने भी सीमेन बैंक हैं वहां पर इसको स्टोर करके रखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्रायो प्रिजर्वेशन का अलग है। और आगे चल करके इस स्पर्म से आप फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। जनरली कैटल के केस में हम लोग ऐसा करते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी आप जानते हैं कि लोग टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करते हैं, वहां पर भी सीमेन बैंक की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड का। देखेंगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड क्या होगा। देखिए एसेसरी सेक्स ग्लैंड जो है इसमें फर्स्ट आ रहा है सेमिनल वेसाइकल। आपको पता है ये वन पेयर होता है, सैक लाइक होता है बिटवीन
यूरिनरी ब्लैडर, एंड रेक्टम। ये सेमिनल वेसिकल खुल जाता है प्रोस्टेट में, ओपन इनटू प्रोस्टेट थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट बना करके ये प्रोस्टेट में ओपन हो जाता है। सेक्रेट 60 to 70% part of the total semen। टोटल सीमेन का 60 से 70% पार्ट ये सेक्रेट करता है। कौन? आंसर है सेमिनल वेसिकल। सेक्रीशन इज अल्कलाइन। सेक्रीशन जो होंगे वो अल्कलाइन होंगे। सेक्रीशन इज अल्कलाइन। तो याद रखना है, पीएच आपको सीमेन का भी बताए हैं। एंड रिच इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फूड ऑफ स्पर्म होता है। सिट्रेट आई मीन सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड यानी सिट्रेट। एस्कॉर्बेट या एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बेट। प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोटीन, आइनोसाइटोल, एटसेट्रा। ये सब क्या रहता है? मौजूद रहता है इसमें। जो सेमिनल वेसिकल से जो सेक्रीशन आएगा उसमें यही सब मौजूद होता है। देखिए फ्रक्टोज की बात हम कर रहे हैं। आप जानते हैं जब किसी का रेप होता है तो रेप टेस्ट में फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज को ही देखा जाता है। अगर फ्रक्टोज मिला फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, इसका मीन्स है श्योर कि उसका रेप हुआ है। तो फ्रक्टोज का मेटाबॉलिक भी एस्पेक्ट है, केवल फूड ऑफ स्पर्म नहीं है। रेप टेस्ट में हम लोग किसी को डिटेक्ट करते हैं, फ्रक्टोज को डिटेक्ट किया जाता है कि फ्रक्टोज है या नहीं है। सेकंड पढ़ाते हैं प्रोस्टेट के बारे में। लिखेंगे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट सिंगल होता है, एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है, ये सिंगल होता है। नाशपाती के जैसा आप कह सकते हैं या पैरिफॉर्म कह सकते हैं, पैरिफॉर्म होगा। इसके आउटर पार्ट फर्म होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? आंसर है आउटर पार्ट फर्म होता है, इनर पार्ट ग्लैंडुलर होता है। आउटर पार्ट फर्म, इनर पार्ट, आउटर पार्ट इज फर्म, इनर पार्ट इज ग्लैंडुलर। और ग्लैंड में कई लोब होते हैं, लॉबुलेटेड होता है ये। वेट, प्रोस्टेट का अगर हम ले वेट ऑफ प्रोस्टेट, तो ये 11 से 16 ग्राम तक वैरी करता है। 11 टू 16 ग्राम के आसपास। एवरेज अगर लेंगे तो 12 ग्राम तक ये आता है। आप जानते हैं जैसे जैसे एक मेल का लाइफ बढ़ता जाता है उसके प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ता जाता है। इसलिए जब ओल्ड एज होता है
तो प्रोस्टेट का साइज काफी बड़ा हो जाता है और आप उस कंडीशन को आप कहते हैं BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। इसलिए एक टर्म आता है, पहले तो ऐसे लिख लेंगे, साइज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा इसका साइज बढ़ता जाएगा। अब देखिए एक है BPH, बेनाइन प्रोस्टेट, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। ये वर्ड आता है, ये ओल्ड एज में होता है, यानी 60-70 इयर्स के एज में आपको ये देखने को मिलता है BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। अब जानते हैं सूजन हो जाए इसमें तो प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगा, तो प्रोस्टेटाइटिस वर्ड आ सकता है। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन कॉजेज इन्फ्लेमेशन, और इस इन्फ्लेम्ड प्रोस्टेट को आप कहेंगे प्रोस्टेटाइटिस। कभी कभी प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है। BPH के कारण आदमी को प्रॉब्लम क्या होगा, डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन, दर्द होगा, तकलीफ होगी, डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन, यूरिन डिस्चार्ज करने में उसको तकलीफ होगी, दर्द होगा, बूंद बूंद करके पेशाब बाहर आएगा, बहुत समय लगेगा मेंस्ट्रुएशन में। तो सर्जरी करके हम लोग प्रोस्टेट को बाहर करवा लेते हैं डॉक्टर के द्वारा, और उसको आप कहेंगे प्रोस्टाटेक्टमी। एक वर्ड आएगा प्रोस्टाटेक्टमी, प्रोस्टाटेक्टमी इसको कहेंगे आप सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। या तो पार्शियल होगा, पार्शियल मीन्स किसी खास लोब को काट के हटाया जाएगा, ग्लैंडुलर पार्ट को पार्शियल या टोटल, यानी तो पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के हटाया जा सकता है, सिचुएशन के अनुसार उसका सर्जरी होता है। हम लोग ऐसे भी बोलेंगे कि प्रोस्टेट इज द मेजर साइट ऑफ कैंसर इन ह्यूमन मेल। हम लोग ऐसे ही कहेंगे प्रोस्टेट इज द कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन अ मेल। मेल में प्रोस्टेटिक कैंसर का चांस ओल्ड एज में बढ़ जाता है।